वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सीरीज़ ऑफ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड। अभी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड में पिछले वीडियो में हमने मेजर एक समरी देख लिया। अब वो समरी का जो फर्स्ट वीडियो है इक्विटी फ़ंड के डिटेल्स, अभी इस वीडियो में हम उसको समझने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर वीडियोस पसंद आ रही है ना तो सब्सक्राइब किए बिना जाइए मत, और वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन तो ज़रूर बढ़ाइए। अब यहाँ पर हम आगे शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले ना आपको तीन चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। व्हाट इज़ लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स। अभी टोटल अगर देखेंगे तो एनएसई में 1600 से ज़्यादा और बीएसई में 5500 से ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं। टॉप के जो 100 स्टॉक्स हैं ना उसको हम बोलेंगे लार्ज कैप कंपनीज़। मिड कैप मतलब 101 से लेकर 250, और 250 के बाद में जितने स्टॉक्स आते हैं सारे कंपनी को हम बोलेंगे स्मॉल कैप कंपनी। ये हो गया। अब आइए देखते हैं कैटेगरीज क्या हैं म्यूचुअल फंड की। 10 सब कैटेगरीज। नंबर 1 सब कैटेगरीज हैं मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में क्या होता है ना, ये क्या करेगा, लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करेगा, मिड कैप में भी इसमें इन्वेस्ट करेगा, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करेगा। साथ ही साथ इसको अलाउड है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये हर कैटेगरी में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन इसमें रूल ये है कि इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 65% उसको डालना ही है। तो ये हो गया मल्टी कैप फंड, मतलब किसी भी सेगमेंट में वो कम ज़्यादा करके इन्वेस्ट कर सकता है, बट कंडीशन है कि 65% इक्विटी में होना चाहिए। व्हाट मीन बाय लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में क्या हो जाएगा, ये अलग अलग कैटेगरीज में तो इन्वेस्ट कर सकता है, बट इसको कंडीशन ऐसा है, अगर फंड के नाम में लार्ज कैप आ रहा है तो 80% ऑफ टोटल असेट में 100 रुपये में से 80 रुपये तो लार्ज कैप में लगाना ही पड़ेगा, मतलब टॉप के 100 स्टॉक्स जो हैं उसमें लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब लार्ज एंड मिड कैप फंड में क्या हो जाता है मालूम है, 35% ऑफ जो तो टोटल एसेट्स होते हैं ना, 35% वो उसको लार्ज कैप में रखना है, और जो 35% है उसको मिड कैप में रखना है। मिनिमम, मैक्सिमम तो वो चाहे तो 50-50 भी कर सकता है, बट मिनिमम 35-35 रखना है। इसके बाद जो ऊपर का 30 बच रहा है वो जहाँ चाहिए वहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। तो काफ़ी लोगों का ना मिसकंसेप्शन होता है कि लार्ज कैप फंड विल ओनली इन्वेस्ट इन लार्ज कैप कैटेगरीज। ऐसा कुछ नहीं होता, परसेंटेज का बाइफर्केशन होता है। सिर्फ मिड कैप फंड होगा तो सिर्फ मिड कैप फंड है, ये चौथा कैटेगरी है। 65% मिड कैप में, मतलब 101 से 150 250 वाले कंपनी के बीच में लगाना है, बाद में वो कहीं पे भी पैसा लगा सकता है। अभी अगर आप लोग देख रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो रही है तो पहले तो आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर इसके अलावा आप लोगों को ऐसे ही रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो आप लोग टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। पाँचवा कैटेगरी है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में अगेन 65% इन्वेस्टमेंट है जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी का पैसा लार्ज और मिड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन डेट में भी जा सकते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, गवर्नमेंट स्टॉक्स, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इसके अलावा एसबीआई, आईटीसी, ये सब बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं ना डिविडेंड अच्छा देते हैं। डिविडेंड इन द सेंस जो शेयर्स की ग्रोथ होती है, वो जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट के पैसे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में एक लिस्ट आती है, वो 65% पैसा डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें होता क्या है, मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ, जो डिविडेंड जमा होता है ना हर क्वार्टर या फिर जब भी उनका टाइमिंग होता है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा कैश में क्रेडिट होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड यील्ड फंड। तो डिविडेंड यील्ड फंड में 65% पैसा अपना इसके अंदर लगता है, डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड की बात करूँ, अब वैल्यू फंड क्या होता है, यहाँ पे फंड मैनेजर क्या करेगा, ऐसे स्टॉक्स को चूज़ करता है जो स्टॉक्स मार्केट में बहुत लो रेट पे मिल रहा है, अंडर वैल्यू रेट पे मिल रहा है। जैसे अगर करंट स्टेज की बात करूं तो आईएक्स काफ़ी अंडर वैल्यू रेट पे मिल रहा है, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अंडर रेट पे मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, लॉरस लैब का शेयर काफ़ी अंडर वैल्यू रेट पे मिल रहा है। तो ये है ना, ये ऐसे स्टॉक्स में 65% ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इससे होता क्या है, जब अंडर वैल्यू स्टॉक जब थोड़ा चढ़ता है तो ज़्यादा रिटर्न्स बन के मिलते हैं। सेम कॉन्ट्रा फंड भी सिमिलर में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस्ड फंड एक वैरायटी है जो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है। ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे देखो म्यूचुअल फंड में कम से कम 50 से 80 कंपनीज़ में इन्वेस्ट होता है। वीडियो में थोड़ी फास्ट ले रहा हूँ तो थोड़ा नोट तो आपको बनाना पड़ेगा, ना तो स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। फोकस्ड फंड क्या होता है, फोकस्ड फंड में ना मैक्सिमम 30 स्टॉक्स के अंदर ही वो लोग खेलेंगे।
बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं चाहिए, फोकस 3 स्टॉक में खेलेंगे। और उनका वैसा है कि 65% है ना इक्विटी रिलेटेड में इन्वेस्ट करना है, डेट वेट में उसके बाद डालना है तो डाल सकते हैं। बट आपको जनरली बताऊं, लिखने के लिए 65 लिया है, बट 99, 98, 95% इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, डेट में इतना डालते नहीं है, बिकॉज इनको रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ करना होता है। डेट में ये लोग कब डालते हैं, जब इनको लगता है कि मार्केट गिर सकता है, तब वो लोग प्रॉफिट बुक करके पैसे को डेट में डालते हैं। वो सब स्ट्रैटेजीज हम आगे देखेंगे। 9वां है सेक्टर एंड थीमेटिक। देखिए, सेक्टर और थीमेटिक मतलब क्या है ना, ये सिर्फ आईटी में इन्वेस्ट करेगा, या तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा, या तो सिर्फ ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट करेगा, दैट इज़ कॉल्ड सेक्टरल फंड। थीमेटिक फंड क्या हो जाता है, थीमेटिक फंड मतलब मान लीजिए अगर किसी को लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करेगा, वो स्टील में भी डालेगा, एल्युमिनियम में भी डालेगा, ग्रेफाइट में भी डालेगा, सीमेंट में भी डालेगा, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है सभी में डालेगा। ऑटोमोबाइल की बात आ जाएगी तो ऑटोमोबाइल में वो सिर्फ गाड़ी वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो थीम में इन्वेस्ट करेगा, जो लिथियम आयन बनाएगी उसमें करेगा, गाड़ी में जो ऑटो पार्ट लगेंगे उसमें करेगा। सो दिस इज सेक्टरल एंड थीमेटिक। हाई रिस्की होते हैं बट हाई रिटर्न वाले होते हैं। करंट सिचुएशन अगर 2023 मई की बात करूँ, 1 साल पहले आईटी फंड्स के परफॉर्मेंस अगर मैं बोलूँ तो 25%, 30% का दिखा रहा था, अभी काफ़ी डाउन है। तो थीमेटिक फंड ना पल में माशा पल में चांदी ऐसा होता है, तो कभी भी अप एंड डाउन होता रहता है, बट ये भी बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये काफ़ी फेमस है, ELSS कहते हैं। टैक्स सेविंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपको अंडर 80C का डिडक्शन चाहिए तो यहाँ पे हम 1.5 लाख रुपए तक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में डाल सकते हैं। इसका बेनिफिट ऐसा है कि 3 साल का अपने को लॉक इन मिल जाएगा, लेकिन टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे है 80% अपने को इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में डालना है, बाकी 20% हम डेट वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इक्विटी फंड एंड इसका सब कैटेगरीज। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेट फंड की 16 कैटेगरीज को, जहाँ हम सीखने वाले हैं। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।